हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज हम पॉलिटी की सीरीज में नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सिटीजनशिप। ठीक है। सिटीजनशिप हमारा, देखो, और नॉर्मली तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है। बट क्या है कि हम सीरीज में चल रहे हैं तो ये करा देते हैं। क्वेश्चंस कम ही आते हैं इससे, ना वनडे एग्जाम्स में भी कम पूछे जाते हैं और यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी कम पूछे जाते हैं। बट फिर भी जानना ज़रूरी है एज अ अवेयर अवेकनिंग अवेकन सिटीजन। आप अपने देश के बारे में, अपनी पॉलिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो देख लेते हैं। इंडिया दो टाइप के एक पीपल्स होते हैं, एक सिटीजन और एलियन। सिटीजन वो जो भारत की नागरिकता प्राप्त है, जो भारत के लोग हैं, जो भारत में पैदा हुए हैं। ठीक है। जो फुल मेंबर है इंडियन स्टेट के, उसके साथ अलायंस है, जो सारी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करते हैं। एलियन वो जादू वाला एलियन नहीं। एलियन जो भी नेटिव को बिलोंग नहीं करता उसे एलियन बोला जाता है। एलियन दो तरह के होते हैं। अगर कोई फ्रेंडली कंट्री है, जैसे नेपाल हमारी फ्रेंडली कंट्री है मान लो, रशिया हमारी फ्रेंडली कंट्री, उसका कोई सिटीजन आता है तो वो फ्रेंडली एलियन हुआ। पाकिस्तान से हमारा एनिमी है, चाइना हमारा एनिमी है, अगर वहां से कोई सिटीजन आता तो वो हमारा एनिमी एलियन हो गया। ठीक है। तो जो सिटीजन्स हमारे स्टेट को बिलोंग नहीं करते तो वो सारी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को भी इंजॉय नहीं करेंगे। ठीक है। कुछ राइट्स इंजॉय करेंगे, जैसे इक्वलिटी डिफरेंट करेंगे, जैसे वो वोट नहीं दे सकते। बट हाँ, अगर उनके उनके साथ यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर कोई क्राइम किया जाता है तो उसकी राइट्स हैं, वो बोल सकते हैं उसके खिलाफ। दो तरह के एलियन होते हैं, फ्रेंडली एलियन, एनिमी एलियन। फ्रेंडली एलियन जो हमारे साथ कोरोडल रिलेशन हैं, अच्छे रिलेशन है, और जिनके साथ हम वॉर पर हैं वो हो गया हमारा एनिमी रिलेशन। हम तो वो कम राइट एंजॉय करते हैं, फ्रेंडली वाले ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ठीक है। अगर हम उन्हें प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इन इंडिया, सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइजेशन, या तो आपका जन्म हुआ हो या आप नेचुरली एक्वायर हो, मतलब 7 साल था, फिर 10 साल हुआ, फिर 7 साल हुआ। अगर ऐसे ही आपको, आपने वहां रह रहे हो इंडिया में, जैसे अदनान सानी, आप सबको पता होगा, सिंगर है, पाकिस्तानी सिंगर है, बट वो इंडिया की सिटीजनशिप ले चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें 10 साल हो गए थे यहाँ रहते रहते, अप्लाई किया तो उन्होंने सिटीजनशिप मिल गई। अच्छा, एक और बात है कि अगर कोई भी इंडिया की सिटीजन पा चुका है, चाहे वो नेचुरलाइजेशन से मिली हो चाहे बर्थ से, वो प्रेसिडेंट ऑफिस या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए एलिजिबल है। ठीक है। वो एमएलए का चुनाव लड़ सकता है, एमपी का चुनाव लड़ सकता है, वो गवर्नर का चुनाव लड़ सकता है, वो स्टेट के चुनाव में खड़ा हो सकता है, वो सेंटर के चुनाव में लड़ सकता है, वो प्रेसिडेंट बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में जो सिर्फ बाय बर्थ है, ठीक है, यूएसए में बाय बर्थ वाला ही ऑफिस प्रेसिडेंट की में लड़ सकता है, बाकी नेचुरलाइजेशन वाला नहीं आ सकता। ठीक है। अब आते हैं, जो एलियन है उनको क्या राइट्स मिलते हैं, और जो हमारा सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, जो बाय बर्थ या नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजन ली है, उसको क्या राइट्स मिलते हैं, देखते हैं उसको। ठीक है। जो इंडियन सिटीजन है वो दोनों राइट एंजॉय करेगा, सिविल भी पॉलिटिकल भी। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, रेस, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर या प्लेस के आधार पर उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये हमारा आर्टिकल 15 कहता है फंडामेंटल राइट्स का। हम आगे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब याद कर लो, ये एग्जाम्स में आ जाता है कि ये राइट मिलता है ये नहीं मिलता। ये ऐसे मैच करने के लिए आ जाते हैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में। ठीक है। दूसरा, हमारा जो कोई इंडियन सिटीजन है उसको इक्वल राइट है अपॉर्चुनिटी का, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का। जैसे कोई पर्सन है आर्टिकल 16 के तहत, वो इंडियन सिटीजन है, वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए इलेक्ट हो सकता है, वो किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, किसी प्लेस पर, किसी धर्म स्थल पर नहीं कर सकता। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे कि कोई, वो कोई कह रहा है कि भाई मैं इस मंदिर का पुजारी बनना चाहता हूँ या मैं मस्जिद का मौलवी बनना चाहता हूँ, तो अगर उस धर्म के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल है तो आप बन सकते हो। बट हाँ, पब्लिक ऑफिस के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। आप एसएससी के एग्जाम में बैठ सकते हो, आप सीडीएस के एग्जाम में बैठ सकते हो, आप एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो। उसके लिए आपको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, अपॉर्चुनिटी से नहीं रुक सकता। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। ठीक है। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, असेंबल हो सकते हो। चार लोग, शादियों में होते हैं ना आज, कितने भी लोग बुला सकते हो, असेंबली होने का, इकट्ठे होने का, मेला लगाने का, इन सब की आपकी फ्रीडम है, आप रोक नहीं सकते। एसोसिएशन बना सकते हो। आपने देखो इंडिया में बहुत सारी एसोसिएशन एनजीओ बने हुए हैं, वो इसी की वजह से बने हुए हैं। मूवमेंट चला सकते हो, जैसे आरटीआई मूवमेंट चला था, है ना। रेसिडेंस बन सकते हो, अब इंडिया में कहीं पे भी जाके रह सकते हो। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं,
जैसे 6 शेड्यूल में जो स्टेट्स आती हैं वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते, हिली एरिया में ज़मीन नहीं ले सकते, वो इसलिए एसटी या ट्राइबल एरिया में जाके आप ज़मीन, या वहाँ आप कहोगे मैं ट्राइबल एरिया में रह रहा हूँ, मैं मॉल बनाना चाहता हूँ, तो आपको वो परमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उनकी नेटिव ज़मीन को रोक रहे हो और उनकी प्रोटेक्शन में है वो। बट गवर्नमेंट तो खुद ही काट रही है, दूसरों से क्या बोलना। कोई भी प्रोफेशन या प्रोफेस कर सकते हो, तो ये सब आपको फ्रीडम मिलती है आर्टिकल 19 में। ठीक है। कल्चर और एजुकेशन राइट के अधिकार है आर्टिकल 29 और 30 में। राइट टू वोट है, ये पॉलिटिक, ये यहाँ से सब रहे थे वो सिविल राइट्स, ये पॉलिटिकल राइट्स है वोट देने का। लोकसभा में भी वोट दे सकते हो, स्टेट असेंबली में भी दे सकते हो। राइट टू कंसिस्ट, खुद भी खड़े हो सकते हो वोट देने में। ठीक है। एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, कोई भी सरकारी दफ्तर में आप काम करने के लिए एलिजिबल हो, जैसे प्रेसिडेंट का ऑफिस में आप खड़े हो सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप खड़े हो सकते हो, जज के लिए आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए खड़े हो सकते हो, गवर्नर के लिए आप खड़े हो सकते हो, अटॉर्नी जनरल के लिए, एडवोकेट ऑफ जनरल ऑफ स्टेट्स, इस सब के लिए। ऑल दो इनकी जैसे अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तुम्हें, बट भाई उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे एलएलबी चाहिए, आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम क्वालिफाई करो, ये सब तो आपको रिक्वायरमेंट है। बट सिर्फ इसलिए कि आप इस कास्ट से हो, इस रेस से हो, इस धर्म से हो, या इस रीजन से हो, इस बेसिस पे आपको रोका नहीं जाएगा। अब जो राइट टू एलियन है वो क्या है? राइट टू एलियन है कि सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट है, तो वो सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय नहीं करेगा। ऑल राइट्स एक्सेप्ट, सारे राइट्स मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे उसे, ये नहीं मिलेंगे 15, 16, 19, 29 और 30, जो हमने डिस्कस करी। मतलब आप कुछ भी आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। कोई भाई फॉरेनर आया, वो हमारे कल्चर से रिलेट नहीं कर रहा, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि हम उसे अलाउ करें हर चीज़ में। हम उसको अभी ये थोड़ी बोला कल को मुझे पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ना, वो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। वो कहीं बाहर से आ रहा, वो कह रहा है मुझे कोई एसोसिएशन बनानी है, ठीक है, नहीं बना सकता वो एसोसिएशन, या हो सकता है वो गलत काम करना चाह रहा हो, तो वो सब इंजॉय नहीं कर सकता। एनिमी एलियंस के लिए और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। एनिमी एलियन डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। अगर कोई एनिमी एलियन आता है, सिटीजन आता है मान लो चाइना का, और हमको, जैसे अभी आपने कुछ न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना ने हमारे कुछ सिटीजन्स को रोक लिया था। एक मेघालय की सिटीजन्स थी, उन्हें मेघालय से वो चाइना गई थी, जा कहीं और रही थी, बट चाइना पे उन्हें होल्ड था फ्लाइट का, तो और चाइना ने उन्हें रोक लिया, 22 घंटे तक उसे बैठा के रखा। तो चाइना भी रोक सकता है, हम भी रोक सकते हैं किसी को, क्यों? क्योंकि वो एनिमी एलियन है। हमें लगता है कि इससे देश को खतरा हो सकता है, या वो स्पाई भी हो सकती है, तो हम उसे डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। बट उसके बाद उसका प्रोसीजर चलेगा, हम अपनी तरफ से बैकएंड से बात करेंगे, वो करेंगे भाई क्या प्रोसीजर है, क्यों अरेस्ट किया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करेंगे ओपन फील्ड पे, है ना, ऐसा सीन होता है। इंडिया में सिटीजन बाय बर्थ एज वेल नेचुरलाइजेशन, ये अभी मैंने बताया, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में यूएसए में नहीं है, ये तो बता दिया। ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं सिटीजनशिप के? 5 से लेकर आर्टिकल, ये आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप है। अभी 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल थे वो क्या थे? वो यूनियन एंड टेरिटरी में आते हैं। ठीक है, कि इंडिया के स्टेट कैसे बनेगी, उसको ऑल्टर कैसे किया जाएगा, नाम के रिलेटेड क्या है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ये सब इससे रिलेट करते हैं। 5 से लेके 11 तक पार्ट 2 में आते हैं, ये आते थे पार्ट 1 में, ये याद रखना। पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 में आ रहा है, ये किस लिए? सिटीजनशिप से डील करते हैं। ठीक है। इट ओनली आइडेंटिफाई पर्सन हु बिलोंग टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। जो 26 जनवरी 1950 के बाद आया उन सब सिटीजन के लिए है ये, उसके बाद वाले सिटीजन के लिए नहीं है, उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट आया, देखना भी आएगा। इट डजेंट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ एक्वाइजेशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ये सिर्फ ये है कि भाई तुम सिटीजन बन गए हो उनके लिए, अगर कोई सिटीजनशिप लॉस कर देता है, टर्मिनेट हो जाता है, उसके लिए इसमें कुछ डील नहीं है, वो अभी आगे चल के आएगा, सिटीजनशिप एक्ट आएगा, उसमें सब दे रखा है। अलग से एक लॉ बनाया, एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, सिटीजनशिप एक्ट 1995 का, उसमें अपडेटेड सारी चीज़ें कर दी हैं, ताकि, क्योंकि क्या था ना, जब देश आज़ाद हुआ था तो लोगों का आगमन और जागमन बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान गए, बहुत से लोग पाकिस्तान से आए। अब उनके फोर फादर यहीं के थे, जैसे कुछ लोग चले गए पाकिस्तान, कुछ दिन बाद वापस आ गए। ठीक है। और कुछ क्लेम कर रहे हैं कि हमारे फोर फादर तो दिल्ली के ही थे, यूपी के थे, हम तो यहीं के सिटीजन्स हैं। तो उस समय दिक्कत हो रही थी, बाद में ये सब चीज़ों को सॉर्ट किया गया। अब पढ़ते हैं आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल 5 है सबसे पहला, पीपल हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया, मतलब जन्म प्रमाण पत्र है उसका, कोई भी डोमिसाइल है उसका इंडिया में, ऑल्सो फिलफिल वन ऑफ द 3 कंडीशन, और एक तो डोमिसाइल बना हुआ उसका भाई, है ना, दूसरा 3 में से एक कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, या तो भारत में जन्मा हो,
या तो उसके पेरेंट्स भारत में हो, या फिर ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वो इंडिया में रहा हो, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 5 क्या कहता है? बहुत सिंपल कहता है, दो चीजों की बात करता है आर्टिकल 5। पहला, एक तो डोमिसाइल बनाओ, ठीक है। दूसरा, तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, या तो वो खुद इंडिया में बॉर्न हुआ हो। दूसरा, या तो उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हो, पेरेंट्स में दोनों आते हैं, मदर भी फादर भी। तीसरा, वो आज़ादी के तुरंत बाद या फिर जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 के बाद, कम से कम 5 साल तक के लिए, तो 55 हो गया ना, 5 साल के लिए भारत में रहा हो, तुरंत 5 साल बाद, तब हम उसको डोमिसाइल दे देंगे, हम भारत का नागरिक मान लेंगे। दूसरा आर्टिकल 2016 क्या कहता है? आर्टिकल 6 क्या कहता है? पर्सन हु माइग्रेट टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से को जो भी लोग इंडिया आए हैं, इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या तो वो या उसके माता पिता या फिर उसके दादा माता पिता, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में से दोनों है, मदर की साइड के ग्रैंड पेरेंट्स या पिता की तरफ के ग्रैंड पेरेंट्स, दोनों है ना। या तो पर्सन ए, फिर उसके पेरेंट्स हो गए बी और सी, ठीक है। अब ये बी की तरफ के पेरेंट्स हो गए डी और ई, और इधर के पेरेंट्स हो गए। ये तीन तीन फैमिली स्ट्रक्चर में से कोई भी पर्सन, पाकिस्तान का जो पर्सन है वो इंडिया आए और उसके तीनों में से कोई भी चीजें लिंक कर रहे हो, दादा रह रहा हो, दादा दादी रह रहे हो, नाना नानी रह रहे हो, माता पिता रह रहे हो, या खुद भी रहा हो अनडिवाइडेड इंडिया में, जब देश आजाद हुआ तो उससे पहले रह रहा हो, ठीक है। एक तो वो पर्सन, साथ में दो कंडीशन और फुलफिल करे। इफ यू माइग्रेट टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, ऑर्डरली रिसाइड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन। पहला तो कंडीशन ये हो गई कि भाई खुद रहा हो, माता पिता हो, दादा दादी हो। दूसरी कंडीशन ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो देश का बंटवारा हुआ तो उससे पहले वो यहाँ माइग्रेट कर गया हो, या फिर उससे पहले वो यहाँ रह रहा हो। तीसरी बात क्या कह रहा है? ही माइग्रेट टू इंडिया बिफोर 1948, ये इफ ही ऑर्डरली रिसाइड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ माइग्रेशन, रेसिडेंस ऑफ 6 मंथ बिफोर द रजिस्ट्रेशन। जब वहां से वो माइग्रेट करके आया तो कम से कम 6 महीने भारत में रहा हो, तब जाके हम उसे भारत की सिटीजनशिप दे देंगे, ठीक है। आप बस समझ लो इसे एक ग्लेम्स के लिए। एग्जाम्स में मैं बता रहा हूँ इतना नहीं आता, इसमें सिटीजनशिप में से ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। बस पता होना चाहिए कि क्या था। आर्टिकल 7, अ पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, पहले इंडिया में रहता था, फिर पाकिस्तान चला गया, फिर वापस इंडिया आ गया March 1 1947, ठीक है। फिर रिटर्न टू इंडिया, वापस इंडिया आ गया। मान लो ये इंडिया में रह रहा है, पाकिस्तान चला गया, फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गया। ये पॉइंट बोलना चाह रहा है। फ्रॉम फॉर रीसेटलमेंट, भाई लगा पाकिस्तान में जाएंगे रहेंगे, पर पाकिस्तान का कंडीशन देख के उसे लगा नहीं हमें इंडिया ही वापस जाना चाहिए, तो वो 6 महीने वापस आकर रहने लग जाए। 6 महीने रहने के बाद वो अपनी एप्लीकेशन की डेट दे दे, और हम उसे भारत का संविधान का मतलब वो मान लेंगे, सिटीजन मान लेंगे। ये सब पुराने आर्टिकल्स हैं, तो इसलिए इतने मैटर नहीं करते। अभी आएगा सिटीजनशिप एक्ट, वही इंपॉर्टेंट है, उसमें सब दे रखा है। प्रोविजन कवर्स द ओवरसीज इंडियन हु मे वांट टू एक्वायर इंडियन सिटीजन पर्सन। देखो पहले क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स बहुत सारे लोगों को ले गए यहाँ से, केरला से, यूपी से, बिहार से, जन है ना, गुजरात से, दूसरे आइलैंड्स पे, दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे, किसी को क्यूबा ले गए, किसी को फिजी ले गए, किसी को कहीं ले गए। क्यों ले गए? वर्कर बनाने के लिए, पैडी फील्ड वर्कर्स, शुगर केन वर्कर्स, कॉटन फील्ड वर्कर्स, ऐसे करके ले गए। अब उनके दादा परदादा यही इंडिया में थे, अब 2-3 जनरेशन हो गई है, अब वो उनके दादा परदादा नहीं है, वहाँ मर गए, उन्होंने वहाँ से फैमिली अपने आगे बढ़ा ली, बट वो ओरिजिनली इंडिया के, नेटिव इंडिया के। ठीक, अब वो चाह रहे हैं कि इंडिया वापस आ जाए और अपने, क्या भाई आज़ादी हो गई, मिल गई उन्हें, अब वो चाहते हैं कि वापस इंडिया आ जाए, वहाँ रहना चाहते हैं इंडिया में। पर वो अब इंडिया सिटीजन्स नहीं है, क्योंकि वो ओवरसीज इंडियंस हैं, ठीक है। वो चाहते वापस आए तो उनको भी हम प्रेस वो दे देंगे, सिटीजनशिप दे देंगे। अब इम्पोर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बस इसे समझ लो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये इंपॉर्टेंट है। एनी वन बॉर्न इन इंडिया, कोई भी जो भारत में पैदा हुआ हो 26 जनवरी 1950 के बाद, टिल 1 जुलाई 1987, यहाँ के बीच है, वो इंडिया का सिटीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जो आज के बच्चे पैदा हो रहे हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उनका, जैसे ही सर्टिफिकेट बनता है वो ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन हो गए।
बर्थ सर्टिफिकेट से काउंट हो जाता है। एनीवन बोर्न और आफ्टर, तब या उसके बाद 1987 के बाद कोई हुआ है, बिफोर द कमिटमेंट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2002, 2002 3 के सिटीजनशिप एक्ट से पहले जो कोई पैदा हुआ है, ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स आर सिटीजन टाइम टू बोर्न एन इंडियन सिटीजन, सिंपल यही बोला गया है। पॉइंट्स में कोई डिफिकल्टी नहीं, सिंपल सिंपल पॉइंट है। पहला पॉइंट बोला गया है कि 1950 से लेकर 1987 तक जो भी बच्चा बॉर्न हुआ है वो इंडिया का सिटीजन है। दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि 1987 से लेकर 2003 तक अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है इंडिया में तो वो इंडिया का सिटीजन है। अगर मान लो पेरेंट्स इंडिया के हैं, बच्चा बाहर पैदा हुआ है या पेरेंट्स इंडिया के हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन एक्वायर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2000 में अमेरिका चला गया, उसके पेरेंट्स यहाँ के पैदा हुए हैं, मान लो आईटी इंजीनियर है और 2000 में अमेरिका चला गया। अब वो बच्चा जो पैदा हुआ है उसके बाद दो ऑप्शन है, वो चाहे तो इंडिया की सिटीजन एक्वायर कर सकता है क्योंकि उसके पेरेंट्स इंडियंस हैं, वो चाहे तो अमेरिका की तो सिटीजनशिप मिलेगी क्योंकि वो बॉर्न इन अमेरिका। तो वो उसके पास दोनों ऑप्शन है। एंड एनी वन बोर्न आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, कोई भी जो 2003 के बाद पैदा हुआ हुज और पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन, और 2003 के बाद जो भी पैदा हुआ है उसके पेरेंट्स सिटीजन हैं या वो खुद बॉर्न हुआ तो वो भी इंडियन सिटीजन है। एक एक्सेप्शन है असम का, एज पर द 1985 असम अकॉर्ड, फॉरनर्स हु केम टू स्टेट ऑफ मार्च 24 1971 आर रेगुलेटेड इंडियन सिटीजन। ठीक है, असम ये मतलब एक्सेप्शनल पॉइंट है, याद रखना है तो रख लो, मत रखो, बस सिंपल सा पॉइंट ये कहता है कि देखो सारे इंडिया में सेम रूल है, असम को छोड़ के कि असम में असम अकॉर्ड साइन हुई थी, उसका है कि भाई असम अकॉर्ड से 1875 में 1985 में असम अकॉर्ड साइन हुई है। उससे पहले जो भी फॉरेनर आया है मार्च 1971 तक वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। ठीक है। सेक्शन 14A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 provides subsection A, the center government may compulsory register every citizen of India, issue national identity card। ठीक है, ये सिटीजनशिप एक्ट का 14A बोलता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलाइज करना है, रजिस्टर्ड करना है और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इशू करना है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। क्यों बोलती है, स्टेट गवर्नमेंट की क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हमारे में सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप है, इसलिए सिटीजनशिप सेंटर के हाथ में। द प्रोसीजर टू प्रिपेयर एंड मेंटेन नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजन नेशनल नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ इंडियन सिटीजन NRIC, ये सिटीजनशिप में एक्सपायर करा गया है, ये एक रूल कार्ड बना दिया, मतलब लॉ बना दिया है, इसको याद कर लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब हमारे जैसे एक्वायर कैसे कर सकते हैं सिटीजनशिप, एक्वायर करने का प्रोसीजर क्या है, हम या तो बर्थ से कर सकते हैं, डिसेंट से या माता पिता से, रजिस्ट्रेशन करके और नेचुरलाइजेशन से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए हम डालेंगे 5 साल में, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दी तो ठीक है। नेचुरलाइजेशन से तुम 7 से 10 साल रहो इंडिया में पहले। ठीक है, अब रहोगे कैसे भाई, वीज़ा लेके आओ, वीज़ा में आते हैं ना, आप 2 महीने का 3 महीने का वीज़ा ले रहे हो, फिर चले गए, फिर वीज़ा लेके आए, फिर 10 महीने रहे, फिर वीज़ा लेके चले गए, तो इस तरह से अगर आपने 10 साल कर ली तो आप नेचुरलाइजेशन से भी सिटीजनशिप बन सकते हो। छोड़ कैसे सकते हो सिटीजनशिप, रिनन कर ली, मतलब रिनंसिएशन खुद ही छोड़ दी, कहीं और दूसरे देश की ले ली, टर्मिनेट कर दी, हमें पता चला कोई स्पाई है हमारे देश का जो हमारे देश के लिए खिलाफ है, हमने उसे टर्मिनेट कर दिया कि तुम हमारे देश से निकल जाओ। डेप्रीविएशन, किसी बंदे ने खुद ही छोड़ दी। ठीक है, जैसे यहाँ अगर किसी और की वो लेता है सिटीजनशिप, मान लो कोई बंदा आईटी इंडस्ट्री का बंदा है, उसने यूएसए की सिटीजनशिप ली, तो ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, रेशनल बैंड सिंगल सिटीजनशिप होने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, मतलब डुअल सिटीजनशिप, डुअल गवर्नमेंट है, सेंटर पे भी और स्टेट पे भी, डुअल पॉलिटी है, सेंटर पे और स्टेट पे। तो ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देता है ताकि सिटीजनशिप सिंगल रहे और हमारे देश में एकता बनी रहे, एकता बनाने के लिए, ब्रदरहुड के लिए, फ्रेटर्निटी के पर्पस के लिए ये सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है। द सिटीजन्स ओन्स ओनली टू द यूनियन, सिटीजन जो है वो यूनियन की वो जिम्मेदारी है ना, जैसे अब सिटीजन रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी बोला गया सेंटर के हाथ में वो कुछ करे, रूल बनाए, रजिस्टर्ड करे सिटीजन्स को, वो सेंटर की जिम्मेदारी बनती है। नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप, सिटीजन स्टेट्स की वो सेपरेट सिटीजनशिप नहीं है, एक ही सिटीजनशिप है, इंडियन, सिंपल। ठीक है,
यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में सिटीजनशिप एक इकलौती नहीं होती, पर्टिकुलर स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है, यूएसए की भी होती है। ठीक है, वो दो एंजॉय करता है, डुअल सेट ऑफ राइट्स करता है, नेशनल की भी करता है और स्टेट की भी करता है। ठीक है, द सिस्टम क्रिएट प्रॉब्लम फॉर डिस्क्रिमिनेशन, इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और हमारे देश में तो वैसे ही बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इसीलिए हम डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। हमने डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ऑल सिटीजन जो किसी भी स्टेट के रिस्पेक्टिव स्टेट आर बॉर्न रिसाइड इंजॉय सेम पॉलिटिकल सिविल राइट्स। ठीक है, इसका बोल है हमारे देश में किसी भी स्टेट में कोई भी सिटीजन पैदा हुआ है, उसके पास सारे सेम सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। ये लास्ट है, ये पढ़ लो, समझ लो कि एनआरआई क्या होते हैं, है ना, पीआईओ क्या होते हैं और ओसीआई क्या होते हैं। एनआरआई होता है नॉन रेसिडेंट इंडिया, जो भारत में नहीं है, रह नहीं रहे हैं, भारत के नागरिक है बट अभी भारत में नहीं रह रहे हैं किसी पीरियड की वजह से। जैसे गांधी जी पहले बोले गए हैं, जब वो आए थे नॉन रेसिडेंट इंडिया थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, वहां से लौट के आए, जनवरी में आए थे, तो जनवरी में ही हम वो मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, एनआरआई डे बोलते हैं उसे, है ना। मान लो आप वो, आपके पेरेंट्स, आपके कोई माता पिता आईटी वाईटी इंडस्ट्री में कहीं चले गए अमेरिका सिलिकॉन वैली में काम करने के लिए, वहाँ शादी वादी करके अब बच्चे हो गए हैं, पर रहन वो सिटीजन इंडिया के हैं, वहाँ सिर्फ जॉब कर रहे हैं, उन्हें पता 5 साल में, 6 साल में, 10 साल में वापस लौट के आना है ना। सिटीजनशिप इंडिया की ही ले रखी है, अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं ली है उन्होंने अभी तक। ठीक है, तो वो एनआरआई है और वो इंडिया में वापस आएंगे एक दिन, इसलिए वो एनआरआई है। ठीक है, इसको समझ लो। इंडियन सिटीजन जो ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, सॉरी, ऑर्डिनरी मतलब टेम्पररी बाहर रह रहा है इंडिया के, पर होल्ड कर रहा है इंडिया का पासपोर्ट ही, उसको सारे बेनिफिट मिलेंगे जो इंडिया के सिटीजन को मिलते हैं। उसको जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन मतलब लागू करेगी, कोई गवर्नमेंट लॉ बनाएगी या कोई पर्क्स मिलेगा गवर्नमेंट को, जो भी इश्यूज होंगे, जो भी बेनिफिट होंगे उसको मिलेगा। उसके लिए कोई वीजा रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे वापस आ सकता है अपने देश, है ना। मतलब वो देश की धरोहर ही है। अगर वहाँ एनआरआई को कुछ होता है तो इंडिया रिस्पॉन्ड करेगी कि भाई, वहाँ एम्बेसी होती है ना, दूसरे देशों में इंडिया की एम्बेसीज होती है, वहाँ वो एम्बेसी में जाएगा, बताएगा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उस एम्बेसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारे देश का सिटीजन है अभी, तो हम उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। उसको जो भारत के नॉर्मली सिटीजन है उनको सारी वही एक्टिविटी मिलेंगी जो एनआरआई को मिलनी चाहिए, मिलेगी उसमें। ठीक है, तो एनआरआई तो सिंपल है, भाई भारत का ही नागरिक है, बस वो रह बाहर रहा है, काम के चक्कर में, किसी व्यवसाय के चक्कर में, किसी भी इशू के चक्कर में वो रह बाहर रहा है, पढ़ने के चक्कर में, आएगा वापस आएगा कुछ दिनों में। अब आते हैं पर्सन ओरिजिन इन इंडिया, पीआईओ। मैंने बताया था ना, काफी सारे लोग इंडिया में काम करते थे, रहते थे, पर ब्रिटिशर्स सब यूरोपियंस उन्हें ले गए, बाहर रहने लगे, दो दो तीन तीन जनरेशन से वो बाहर रह रहे हैं, बट नेटिव या ओरिजिनली वो इंडियंस हैं। ठीक है, जैसे अ पर्सन हु और हुज एनी एंचेस्टर आर इंडियन नेशनल हु इज प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर सिटीजनशिप, माता पिता या दादा दादी इंडियन सिटीजन्स थे, एंचेस्टर उसके इंडियन सिटीजन्स थे, बट वो अब इंडिया के सिटीजन नहीं है, वो लेके किसी की वो रह रहा है, क्या कहते हैं, सिटीजनशिप लेके रह रहा है, और उसको पासपोर्ट फॉरेन पासपोर्ट पे ही आएगा, वो इंडिया आएगा तो, पर वो आएगा फॉरेन पासपोर्ट पे, इंडिया का पासपोर्ट पे नहीं आएगा। उसको कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उसको जैसे नॉर्मली देश के लोग आते हैं वैसे ही आएगा, ऑप्टेन लेगा, वीजा लेगा। एज पर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 ही और शी इज ऑलरेडी रिसाइडिंग इन इंडिया आउटसाइड अ पीरियड ऑफ 5 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब मान लो वो वापस आना चाहता है, तो उसको 7 साल अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, 7 साल बाहर रह चुका है, उसके बाद उसे अपनी एप्लीकेशन देंगे रजिस्ट्रेशन की। अब यहाँ से अप्रूवल होता है, बाकी प्रोसीजर फुलफिल होता है, तो उसको हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। ठीक है, वही होता है कि जैसे मतलब लोकल रहा है पहले से उसके ग्रांड पेरेंट पेरेंट्स, तो उसको सिटीजनशिप मिलना ईजी हो जाता है, इसको नेचुरलाइजेशन में नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर मिलेगा। अब आते हैं हम ये ओवरसीज सिटीजन कार्ड होल्डर, अ पर्सन registered overseas citizens of India card holders, Citizenship Act 1955, multiple lifelong visa, visiting India for any purpose, exception for registration for with foreign registration officer। ठीक है, कोई भाई पर्सन है, इंडिया का ही था, बाहर रह रहा, पर टाइम टू टाइम सिटीजनशिप इंडिया की नहीं, सिटीजनशिप बाहर की ले रखी उसने। ठीक है, बट वो टाइम टू टाइम इंडिया आता है, बट वो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करता है या ओवरसीज उसके एंचेस्टर इंडिया से थे,
तो उसको इंडिया में आना पड़ेगा, तो उसको फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नहीं आना पड़ेगा, वो नॉर्मल कुछ एग्जामिशन से बच जाएगा रजिस्ट्रेशन के। पार्शली विद नॉन रिसाइडिंग इंडिया, ये जो ये वाले ना, ये पार्शली इसमें आ जाते हैं, नॉन रिसाइडिंग इंडियन में आ जाते हैं। रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल इस रेस्पेक्टिव all facilities available to them, economic, financial, educational field, exception in matter of relating to acquisition of agriculture और plantation। बाय द वो इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाएगी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, एजुकेशनल फील्ड में उसको काम करने को मिल जाएगा, बट वो यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड नहीं ले सकता, प्लांटेशन ये सब मैटर नहीं कर सकता। ट्रीटेड एट पार विद नॉन रेसिडेंट इंडिया, इनको एनआरआई की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इन मैटर ऑफ इंटर कंट्री एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन ट्रीटेड एज पार विद रेसिडेंट ऑफ एनआरआई इन द मैटर ऑफ ट्रैफिक, एयरफेयर एंड डोमेस्टिक सेक्टर। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए, कैसी लगी आपको क्लास, क्या इम्प्रोवाइजेशन हम कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो इससे क्या हम अपना कंटेंट और प्रेजेंटेशन में और हेल्प मिलेगी हमें। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ हमें बताइए ज़रूर अपना ओपिनियन।